माननीय सर्वोच्च न्यायालय का पूरा आदेश नहीं पढ़ा, मैं उसको स्टडी करूंगा। और मेरे आज भी याद है कि मैं लगातार लाइब्रेरी जाता हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की जो डिबेट्स हैं, जब ये रिजर्वेशन पैटर्न आया उसको स्टडी करने के लिए आज भी मुझे उस पर जाना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो है बहुत सारे जो हैं बातें चर्चा उन्होंने जो है उनके कोट्स को उसमें यूज किया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक पॉलिसी हमने अंग्रेजों के समय से सुनी थी, डिवाइड एंड रूल। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एकजुटता शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों में हो रही है, उसको तोड़ने के लिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को इख्तियार किया जा रहा है। अभी मुझे इसमें यह भी जानकारी करनी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जिन जजों ने ये ऑर्डर किया है उसमें से SC/ST के कितने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वर्गीकरण करना ही चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। भाई वहां तो लंबे समय से कुछ ही परिवारों को कब्जा किया, और चलो SC/ST OBC को तो आप घुसने नहीं दे रहे हो, लेकिन क्या सामान्य जाति के और लोगों में अवसर नहीं है? तो उनको भी आप मौका नहीं दे रहे हो। तो अगर आपको करनी है किसी वर्गीकरण की शुरुआत तो शायद वहीं से की जाए, सर्वोच्च संस्था। नीचे से क्या करना चाहते हो? क्या मॉनिटरिंग किए कभी SC/ST के जो आपने ऑर्डर किया था रिजर्वेशन इन प्रमोशन का? आपने कहा सरकार दे सकती है, क्या कभी मॉनिटरिंग किया आपने? SC/ST का बैकलॉग भरा गया, कभी आपने मॉनिटरिंग की? SC/ST पे जो कास्ट एट्रोसिटी हो रही है किन जातियों पे हो रही है, आपने कभी मॉनिटरिंग की? क्या आपको जानकारी है कि क्या आंकड़े हैं SC/ST को जो रिजर्वेशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है? उनकी आर्थिक स्थिति के क्या आंकड़े आपके पास? बंद कमरे में बैठ के कुछ भी फैसला ले लिया जाएगा। और मुझे फिर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आर्टिकल 341 क्या कहता है? क्या ये आर्टिकल 341 का वायलेशन नहीं है? आपने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आधार पर EWS के फैसले को जो है मान्यता दी थी, क्या वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था? तो बहुत सब चीजें। और फिर एक और जस्टिस हैं बेला द्विवेदी जी, उनके फैसले को भी उन्होंने असहमति जाहिर की, उसको भी स्टडी करना पड़ेगा। तो इसलिए कह रहा हूं बहुत बड़ा विषय है। अगर कोई हमें बांटने का प्रयास करेगा किसी गलत मंशा से, अगर वास्तविकता में नीचे जो लोग हैं उनको उठाना चाहते हो, तो जो जितना NFS करके संविदा, लेटरल एंट्री और तमाम तरह से ठेकेदारी करके जो SC/ST की नौकरियों खाया जा रहा है, उस पर क्यों नहीं आप स्टैंड लेते? तो ये बहुत कुछ है इसमें देखने के लिए। अब इसको देखेंगे और फिर प्रेस करके प्रेस क्लब में अपनी पूरी बात विस्तार रखें, क्योंकि ये बड़े समुदाय का मामला है। ये मेरे व्यक्तिगत का मामला नहीं है, ये एक बड़े समाज का, जो आजादी के 75 साल बाद भी, जिसको हम अमृतकाल कह रहे हैं, सरकार अमृतकाल कह रही है, और जिसको कह रहे हैं विकसित भारत, उसकी देश की दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था की जहां बात हो रही है, वहां SC/ST कहां खड़ा है? क्या कास्ट एट्रोसिटी खत्म होगी? क्या जाति के आधार पर क्या स्टेटस बदल जाता है? एक IPS एक IAS बन के, जज बन के क्या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस बदल जाता है? तो इन फैसलों के पीछे अगर कोई गलत मंशा नहीं है और वास्तविकता में इनको ऊपर उठाने का, तो इसको पहले स्टडी करना पड़ेगा। और फिर क्योंकि हम कोर्ट में नहीं थे, मैं ये भी देखूंगा कि इसको अपोज करने वाले, इस फैसले में SC/ST का पक्ष रखने वाले कितने वकील थे और वो कौन सी जातियों के थे, और SC/ST के विरोध में खड़े होने वाले कौन से वकील थे, वो किन जातियों के थे, कि सबके चेहरे भी उजागर होने चाहिए कि कौन हमें बांटना चाहता है, वो कौन सी पार्टी जुड़े हुए लोग हैं। सब चीजों पे हम लोग जो है बिंदुवार इसकी जानकारी हासिल करेंगे और फिर प्रेस क्लब में मीडिया को बुला के अपनी बात को रखें, क्योंकि बहुत बड़े समुदाय का फैसला है, मिनटों में नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से नाराज दिखे। वो मीडिया चैनलों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मैंने अभी फैसले को विस्तार से नहीं पढ़ा है, लेकिन अंग्रेज के जमाने में एक पॉलिसी हुआ करती थी, डिवाइड एंड रूल, मतलब कि बांटो और राज करो। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय सामाजिक न्याय चाहते हैं और निचले तबके के लोग को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि इसकी शुरुआत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से ही होना चाहिए, जहां कुछ ही परिवारों का कब्जा है। यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि नेपोटिज्म जैसे परिवारवाद जैसे शब्द आप पढ़िए राजनीति में सुनते होंगे, बॉलीवुड में सुनते होंगे, आपको जानकर आश्चर्य होंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में भी ये चीज देखने को मिलते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के मैक्सिमम न्यायाधीश के पिता या दादा या कह दीजिए अंकल, कोई ना कोई पहले से सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के जज रह चुके हैं। इतना ही नहीं, मैक्सिमम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकील का जो बैकग्राउंड है, यानी उनके पहले से दादा, पिता या चाचा कोई ना कोई वकील रह चुके हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि नेपोटिज्म परिवारवाद हमें सिर्फ राजनीति या बॉलीवुड में ही नहीं, बल्कि हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में भी देखने को मिलता है। चंद्रशेखर आजाद भी इसी ओर इशारा करते हुए कहा कि अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय सामाजिक न्याय चाहते हैं और SC/ST समुदाय को जो सब कैटेगरी में बांटने का फैसला सुनाया है, तो हम चाहते हैं कि इसकी शुरुआत माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से ही होना चाहिए, जहां SC/ST तो दूर, मतलब कि जनरल कैटेगरी के भी अन्य लोग नहीं पहुंच पाते।
इसके अलावा आगे उन्होंने कहा कि हम इस फैसले को विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि 7 जजों की बेंच ने ये जो फैसला सुनाया है, इसमें कितने जज एससी और एसटी समुदाय से थे। इसके अलावा इस मामले की पैरवी करने वाले वकीलों में कितने वकील एससी और एसटी समुदाय से थे। यानी कि इस मामले का जो पक्ष रख रहे थे वो वकील, अपोजिशन में जो वकील थे, इन सब में से यानी कि कितने एससी से थे और कितने एसटी समुदाय से थे। इन सब का हम अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के बाद हम प्रेस क्लब में प्रेस को बुलाकर हम अपनी बात रखेंगे, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं, पूरे एससी और एसटी समुदाय का मामला है। इस समय हम आजादी के 75 साल पूरा कर चुके हैं। सरकार कहती है कि हम अमृत महोत्सव काल में जी रहे हैं, लेकिन इस समय एससी एसटी समुदाय का क्या स्थिति है, इसके बारे में सरकार जानती है? क्या जमीन पर हकीकत है? क्या सरकार इसके बारे में जानती है? अगर सरकार इन्हें रियल में उठाना चाहती है, यानी कि इन तबकों का सामाजिक न्याय चाहती है, तो फिर सरकार इन लैटरल एंट्री और भी कई तरह के कानून बनाकर इनकी जो अधिकार है उसे छीनने की कोशिश क्यों कर रही है? अगर ये फैसला एससी एसटी की बढ़ती एकता को देखते हुए लिया गया है, तो फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े होंगे, आर्टिकल 341 के साथ खड़े होंगे, जिसका इस फैसले में वायलेशन हुआ है। चंद्रशेखर आजाद ने आगे कहा कि इस 7 जजों की बेंच में एक जज जस्टिस बेला एम त्रिवेदी इस फैसले के अपोज में थे, यानी कि वो एससी एसटी में सब कैटेगरी के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने कहा कि हम इसके जजमेंट को भी विस्तार से पढ़ेंगे। यानी कुल मिलाकर कहा जाए कि मोटे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जो हालिया फैसला आया है कि एससी एसटी समुदाय के अंदर भी सब कैटेगरी होना चाहिए, जैसे कि ओबीसी समुदाय में सब कैटेगरी है, BC1 BC2 ईबीसी, क्रीमिलियर, नॉन क्रीमिलियर। इसी तरह से एसटी और एससी समुदाय में भी सब कैटेगरी होना चाहिए, उनके अंदर भी कैटेगरी में बांटा गया होना चाहिए। इस पर चंद्रशेखर आजाद नाराज दिखे। वो कहते हैं कि अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय सामाजिक न्याय चाहते हैं, निचले तबके को लोगों को उठाना चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत ऊपर से ही होना चाहिए, यानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ही होना चाहिए, जहां सिर्फ कुछ परिवारों का कब्जा है। चंद्रशेखर आजाद की इस प्रतिक्रिया पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।